अस्सलाम वालेकुम। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कामयाबी दी और मार्का हक उसका नाम भी बहुत सही है क्योंकि ये हक बातिल की एक जंग थी। इंडिया की तरफ से जिस तरीके से पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाया गया तो एक गलत फहमी थी उनके दिल में कि हम जहाँ चाहेंगे पाकिस्तान को हिट करेंगे और कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान की तरफ से वो ताकत ही नहीं है कि हमें जवाब दे सके। और ये इंडिया पूरे में ये बहुत जोम था कि इलाके की थानेदारी अब हमारे पास है और बहुत से इस खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं, इवन पाकिस्तान के जो फ्रेंडली अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान के साथ कुछ अर्से से सर्द मोहरी वाला रवैया था जो कौ इंडिया की तरफ होता जा रहा था, क्योंकि लगता था उन्हें कि इंडिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमसे बहुत आगे चला गया। हमारी इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ ऐसी थी, कभी किसी से $1 अरब उधार मांगते थे, कभी दूसरे से मांगते थे, तो उनका ख्याल ये था कि अब हम बस ये पैसे मांगने के लिए रह गए हैं, लड़ने के काबिल नहीं हैं। लेकिन मार्का हक में अल्लाह पाक ने कुछ ऐसा बेमिसाली के साथ पाकिस्तान को कामयाब किया कि दुनिया सारी एकदम से हैरान रह गई कि ये किया क्या काम है इन्होंने। राफ़ेल, जिसको मोदी साहब बड़ा बार बार कहते थे कि राफ़ेल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारे पास सबसे बड़ा और ताकतवर हथियार है, लेकिन उसी राफ़ेल को पाकिस्तान के JF-17 ने और J-10Cs ने इस तरीके से मार गिराया कि उनको बाद में अगले 3-4 रोज़ उड़ान भरने की हिम्मत नहीं हुई, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर दूर रहे। ये एक अजीबोगरीब मौजज़ा ही था। मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिसके पास बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, अददी बर्तरी में हम कह भी लें कि हमारे पास कोई 8-10 लाख की फ़ौज है, लेकिन वो वसाइल नहीं है जितने पैसे, जितने अरब डॉलर इंडिया अपनी आर्मी के ऊपर स्पेंड करता है। उसी में एयरफोर्स ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि पूरा सेटेलाइट का निज़ाम, एयर डिफेंस सिस्टम, जहाज़, वो मिज़ाइल जो चलते हैं उसको सिंक किया। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, साइबर वॉरफेयर था, उसके अंदर नई जिद्दत लेकर आए। तो वही पाकिस्तानी बच्चे जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल कर आए थे, उन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए कि उसी निज़ाम को, जो चाइनीज़ इक्विपमेंट जिसके लिए दुनिया पहले मजाक करती थी कि ये राफ़ेल के मुकाबले में ये चाइनीज़ जहाज़ क्या ठहर पाएंगे, उसी सॉफ्टवेयर ने उनको ऐसा तगड़ा बना दिया कि जब उन्होंने वो मिज़ाइल फ़ायर किए तो वो जो राफ़ेल जेट्स थे और मिराज थे और मिग्स थे, वो पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से 200, 300 मील फिर दूर उड़ते रहे, करीब आने की किसी ने हिम्मत नहीं की। आज मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा, हमने बड़ा करीब से मुशाहिदा भी किया। जिस ज़माने में ये मई के महीने में और अप्रैल के आखिरी दिनों में ये तनाव शुरू हुआ तो हम ज़्यादा अरसा बॉर्डर एरियाज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया। तो एक अजीबोगरीब जज्बा था पाकिस्तानी उन नौजवानों में जो वर्दी पहन के सरहद की हिफाजत के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के सिपाही वहाँ खड़े थे। और वो जज्बा सिर्फ उन सिपाहियों में नहीं था बल्कि पाकिस्तानी पूरी कौम में था। 25 करोड़ लोगों में वही जज्बा था। और इंडिया से कभी भी दोबारा भी ये मैच पड़ा, अल्लाह ना करे जंग की कभी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तानी कौम के इस जज्बे में कोई कमी नहीं होगी। वो सीसा पिलाई हुई दीवार जिसका नाम दिया गया वो सही नाम दिया गया, क्योंकि इतनी यकसुई थी। जब हम बॉर्डर एरियाज़ पे जाते थे तो वो उस जवान के दिल में भी वही जज्बा होता था। हम शहरों के अंदर आकर रोड के ऊपर खड़े होकर प्रोग्राम करते थे तो उनमें भी उतना ही जज्बा होता था, कोई कमी नहीं थी उसके अंदर। और उसी जज्बे ने अल्लाह पाक ने उसकी कदर की और पाकिस्तान को कामयाब किया। आज DGISPR ने और बाकी भी अफवाज, एयरफोर्स से और नेवी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, डिटेल्स दी गई इस ऑपरेशन के हवाले से। हमने उसमें से कुछ क्लिप्स रखे हैं जो प्रोग्राम के आगाज़ में आपको सुनाएंगे। DGISPR का पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जंग हवा में भी है, जमीन में भी है, समुद्र में भी है, साइबर में भी है, इंफॉर्मेशन में भी है, जहनों में भी है। द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस विद द सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट वॉर इन ऑल दीज डोमेन्स। इट वाज एवरीवेयर एंड इट वाज आल्सो in the proxies because the Indians didn't let go of these proxies even during the war. उस वक्त भी proxies लॉन्च कर रहे थे, उसके बाद भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ये उधर भी जंग लड़ी जा रही है। हम उस वक्त भी तैयार थे। We are prepared today also. पानियों के ऊपर और कश्मीर के हवाले से क्या कहा वो भी दिखा दें। कश्मीर पाकिस्तान की शारग था, है और रहेगा। पानी जो सा है इज एन इनएलिजिबल राइट। नो बॉडी कैन बी अलाउड कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके। इफ एनी बॉडी वॉन्ट्स एंड विल एंड कैन एंड थिंक्स कि वो स्टेटस को चेंज कर सकता है तो इट इज फॉर अस ए मैटर ऑफ मिनट्स टू रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को। बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होना। कश्मीर ने बनना है पाकिस्तान, तो ये 6 दरिया किसके हैं? हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना है या नहीं देना। ये है इन 6 दरियाओं का अल्टीमेट मुकद्दर। एयरफोर्स की जानिब से तारिक गाजी साहब, उन्होंने आज एक बड़ी मज़े की एक बात बताई, वो सुनाऊंगा क्योंकि ये बयान मैं जितनी दफ़ा भी सुनता हूँ मुझे उतनी दफ़ा बड़ी दिल के अंदर खुशी होती है। पहले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी करते थे यूँ और 7-0 दिखाते थे 6-0, लेकिन उन्होंने आज कहा ये 6-0 नहीं है बल्कि ये 8-0 है। सुनवाइए जी क्या कहा उन्होंने।
उनके जो टॉप 9 फाइटर्स थे, और विद इन मिनट्स हमने देखा कि अब जो मुझे कहना पड़ेगा कि अब हम 8-0 पे हैं, और हमारी कंफर्म्ड किल्स जो हैं वो 4 राफेल्स, 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 मिराज 2000 और एक एक्सपेंसिव मल्टी रोल अनमैन्ड सिस्टम ऑल्सो। ये हमारा मेन फोकस रहेगा। साथ ईरानियन इशू के हवाले से भी बात करेंगे। जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो जाहिर करती हैं कि बल्कि ट्रंप के अब तो स्टेटमेंट्स हैं तो वो कंफर्म करते हैं उस चीज़ को कि आज रात या कल किसी वक्त ईरान का फॉर्मली रिस्पांस आ जाना चाहिए। जो नई अमेरिका ने तजावीज़ दी हैं ईरान को, ईरान उसके ऊपर काउंटर अपनी तजावीज़ जो है वो पाकिस्तान के हवाले करेगा। 2 उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हैं। आज मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनकी मुज्तबा ख़ामेनेई से मुलाकात हुई है कुछ 2.5 घंटे की, जिसमें एक क्या सराई यही है कि उन्होंने इन प्रपोजल्स के ऊपर उसे राय ले ली होगी, कॉन्सेंट ले ली होगी। उसके बाद अभी से थोड़ी देर पहले अब्बास अराक्ची साहब का रब्ता हुआ टेलीफोन के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब, और इसहाक डार साहब और पाकिस्तानी फ़ौज की वसातत से ये चीज़ें जाएंगी वाशिंगटन, और फिर वाशिंगटन का रिस्पांस आएगा। तो होपफुली चीज़ें सही डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए। अगर कोई अपनी ताकत का गलत अंदाज़ा ना लगा ले, ये दोनों वाशिंगटन और ईरान दोनों को रियलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए राह लेनी चाहिए, और उसका मौका शायद अभी है, फिर बात हाथ से निकल भी सकती है। जो आज प्रोग्राम में जौहर सलीम साहब हैं, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा जनरल अब्दुल क़य्यूम और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब भी हमारे साथ होंगे, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जौहर सलीम साहब, पहले तो ये मार्का हक के ऊपर आपसे राय ले ली जाए। इसने पाकिस्तान का मुकाम दोबारा से दुनिया के नक्शे के ऊपर नुमायाँ तौर पर उसका ज़ाहिर किया, क्योंकि कुछ अरसे से मुझे लगता ये था कि इंडिया हावी होता जा रहा है और हम पीछे जाते जा रहे हैं। मई 2025 ने वो बदल दिया। बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए, वाटरशेड मोमेंट था जिसको कहते हैं, तारीखी मौका था। उस और से 3 पहलू थे। देखिए, एक वो पहलू जिस पे आपने बड़ी तफसील से बयान किया, जंग का पहलू जो था, तो उसमें तो जो पाकिस्तान ने जो बेफिटिंग रिप्लाई दिया वो पूरी दुनिया ने देखा, और अभी तक जाहिर है वो तो चीज़ें ऐसी हैं जो मिलिट्री एकेडमीज़ में शायद पढ़ाई जाएंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे जाएंगे उस पर। दूसरा उसका पहलू था वॉर ऑफ नैरेटिव्स थी। अच्छा, उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी देखें उन्होंने किसको इनलिस्ट किया। जिस तरह उन्होंने राफाल को इनलिस्ट किया था अपनी वो जो जंगी स्ट्रेटजी में, तो वॉर ऑफ नैरेटिव्स में उन्होंने इनलिस्ट किया शशि थरूर को। शशि थरूर दुनिया में ऑडिटर्स जो हैं उसमें उसको लफाजी में उसका नाम है एक बहुत, उसके साथ 40 मेंबर डेलीगेशन 40 मुल्कों में गया। अच्छा, उसके बाद इन जो प्रोपेगेंडा की जो पूरी मशीनरी है पूरी दुनिया में वो सारी, लेकिन उस वॉर ऑफ नैरेटिव्स में भी इंडिया को बुरी तरह शिकस्त हुई। तीसरा पहलू मैं समझता हूँ उसका था सफारतकारी। पहले वो जंग, फिर वॉर ऑफ नैरेटिव्स और फिर सफारतकारी। और उस सफारतकारी में भी आप देखें कि क्या हुआ। उसके बाद से पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक प्रोमिनेंस कहाँ पे है इस वक्त कि सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा है। फिर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कहाँ पे है इस वक्त, सिर्फ अपने खिते में नहीं है, हर जगह पे बाकी खितों में भी पाकिस्तान को एज ए पीस मेकर देखा जा रहा है, एज ए नेट स्टेबलाइजर देखा जा रहा है। तो उसमें भी, और हिंदुस्तान कहाँ है इस वक्त, बल्कि इतने बुखला गए हैं कि जयशंकर के कुछ बयानात जो आपने पिछले दिनों देखे होंगे जो बहुत ही तहजीब से गिरे हुए भी थे, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि वो बौखलाहट जो है ना उसका आंसर ज़्यादा था उसमें। किसी सफारतकार के शायान शान नहीं थे। बिल्कुल, बल्कि मैं तो उसको सफारती शर्पसंदी या सफारती शरंगेजी कहता हूँ। सही बोला जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नाकाम हुई ना। उसको किसी ने पूरी दुनिया में किसी ने उसको दरख्वार इतना ना समझा कि जी किसी ने तवज्जो नहीं दी उसके ऊपर, और फिर दोबारा से सिमट के रह गए उसी में। और फिर इस वक्त देखें, अगर उनकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की बात करें, वो कहाँ है, स्ट्रेटेजिकली इररिलेवेंट हो गए हैं। कहाँ पे वो वक्त था कि वो कहते थे कि हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे पाकिस्तान को, आज खुद डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार है। कहते थे कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली इनसिग्निफिकेंट हो गया है, अब खुद से स्ट्रेटेजिक इररिलेवेंस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अब पाकिस्तान का एक रोल जो है नेट स्टेबलाइजर के तौर पे, और उनको देखा जा रहा है कि एक जो है ना शरारत पसंद किस्म की पॉलिसी, एक ऐसा मुल्क जो सिर्फ जो है ना हर चीज़ पे एक बड़ा सिनिकल किस्म का व्यू है उनका। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल देखें, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इससे पाकिस्तान की कौम के अंदर भी देखें एक जज्बा दोबारा से, जिस पे आपने जिक्र भी किया, और वो बहुत अहम है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है, मैं समझता हूँ कि देखें ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अल्लाह ने अमेजिंग मौका दिया है पाकिस्तान को रीब्रांड करने का अपने आप को, बिकॉज इंडिया के उस प्रोपेगेंडे ने इतने सालों से पूरी दुनिया में जो डिसइंफो लैब्स थी, फिर जो इंडिया की एक इकोनॉमिक पावर थी, वो तो है जब चौथे नंबर पे या 5वें नंबर की इकॉनमी है, वो बदलता रहता है थोड़ा बहुत। फिर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हवाले से वो सारा जो था
उसके बावजूद इस वक्त ये हमें मौका है, वो जो पाकिस्तान का इमेज जो उन्होंने तबाह करने की कोशिश की थी उसके बिल्कुल उलट हुआ है। लेकिन नाउ वी हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, क्योंकि देर पा वही होता है, इकोनॉमिक लिंकेजेस में इसको ट्रांसलेट करना है। और देखें, क्योंकि आज की दुनिया में 3 चीज़ें बहुत अहम है कि आप जो दुनिया का जो ग्लोबल लूप है, ट्रेड, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट, उसमें है कि नहीं, तो उसमें आने का ये हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौका है। दुरुस्त कह रहे हैं। एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब को भी साथ शामिल कर लें। खालिद चिश्ती साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स ने हर मौके के ऊपर ही साबित किया है कि वो वसाइल जितने भी हैं, जो भी उनके पास इक्विपमेंट है, उसी दस्तियाब इक्विपमेंट के अंदर सबसे बेहतरीन कारकर्दगी रहती है। और इस वाली मार्का हक के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो नुमाया चीज़ थी, अल्लाह ताला ने हर शोबे में पाकिस्तान को कामयाब किया, लेकिन ये जो फ़िज़ाइया ने जहाज़ मार गिराया, ये कमाल कर दिया। 8-0 आज का स्कोर जो है अब तो ऑफिशियली कंफर्म्ड 8-0 है। पहले ट्रंप साहब के बयानात के ऊपर हम हंसते थे कि वो 7-8 से 10-11 तक पहुंच गए, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से आज ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि स्कोर इज़ 8-0। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने इनवाइट किया है। और मैं तो 1 साल से 8-0 कह रहा हूँ। पाक फ़िज़ाइया ने आज कंफर्म कर दिया है, बल्कि कल ही मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसका टाइटल यही है अपने चैनल पर, 8-0 रियलिटी। और वो मैंने पाक फ़िज़ाइया से ज़ाहिर वेरीफाई किया था, और आई वाज प्रिविलेज कि मुझे काफ़ी सारा डाटा उसमें दिया गया था, क्योंकि लंबी वीडियो थी, कुछ 1.25 घंटे की। तो मैं उसके रिसर्च करके बुनियाद पर मैं भी आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट 1 साल से इस पर काम कर रहा था। तो वो 8-0 के अलावा जो डोमिनेंस जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया के पास इतने जहाज हैं, जो इनिशिएटिव जिस रात उन्होंने लिया ऑलमोस्ट 85 जहाज भेजने का, और जाहिर है उनका जो मैंडेट था वो मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में भी जिक्र किया, लेकिन क्विकली मैं आपके व्यूअर्स को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकूं कि सामने उन्होंने राफेल जहाज लगाए हुए थे उस फॉर्मेशन के जो आ रहे थे, और जिसका मतलब 2 ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते थे। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि वो स्टैंड ऑफ वेपन्स उसके पास होता है, स्टॉर्म शैडो जो एयर टू सरफेस है, जो उन्हें भावलपुर और दूसरी जगहों पर इस्तेमाल किया, वो इस्तेमाल कर रहे थे। और दूसरा उनका मकसद राफेल को आगे रखने का था। उसके पास बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल तकरीबन 150 किलोमीटर प्लस का था। तो उनका टारगेट ये था कि हम एक एयर टू ग्राउंड की वीडियो बनाएंगे पाकिस्तान के अंदर जाकर, और एक एयर टू एयर के कुछ नुकसान करेंगे पाक फ़िज़ाई के जहाज़ों का। तो वो वीडियो, और थोड़ी देर बाद हम दुनिया को बताएंगे कि हमारी पाकिस्तान में डोमिनेंस है और हमने एक सबक सिखा दिया है, ऐसा मुल्क जो जिसको वो चाहते थे कि इररिलेवेंट हो जाए। तो ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जिस चीज़ को वो भूल गए, वो 1965-71 जंग की ये रिएक्टिव और डिफेंसिव एयरफोर्स नहीं रही थी। ओवर द ईयर्स ये एक डिसरप्टिव फोर्स है, ये गेम चेंजिंग फोर्स है। ये ऑब्वियसली एक एनवायरनमेंट सेट करने के लिए पेस सेट करती है। तो ये न्यू डायनामिक्स ऑफ वॉरफेयर थे जो इस दफा लड़े गए हैं, और हमने दुनिया को ये ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स ने, बल्कि एज ए कंट्री हमने लोगों को बता दिया कि कोई भी मुल्क हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच करेगा तो हम उसको न्यू नॉर्मल नहीं बनाने देंगे। जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन वो नहीं होगा, और वो डिसाइड करेगा। अगर वो हम कबूल कर लेते तो आप और मैं ये अपने चैनलों पर बैठे हुए खुदा ना खास्ता किसी वक्त निशाना बन जाए, और इंडिया ने कहना था कि हमें लगता था कि दहशतगर्द थे, हमने इनको नॉकआउट कर दिया। तो ये हमने बनने नहीं दिया, पहली बात ये। और जाहिर है मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप इस तरह की विक्ट्री हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो विक्ट्री हैज वैल्यू, एंड देन वैल्यू गिव्स यू पावर, एंड देन पावर टॉक्स टू पावर। हम जो रेलेवेंट हुए ऐसे नहीं हो गए, हमने ये अर्न की है। और मैं तो 1 साल से ये कहता आ रहा हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग फैसिलिटेट किया रुकवाने में। रुकवाई है 25 करोड़ लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, और खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया ने, जिसने इतना बेफिटिंग जवाब दिया कि दुनिया को एस्टेब्लिश हो गया कि ये वो एयरफोर्स है, ये वो कौम है, ये वो मिलिट्री है जिसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जिसकी वजह से आपने देखा 1 साल के अंदर कहाँ हम पिछली 5-6 तारीख को शायद दुनिया के रिलेटिवली लेस रेलिवेंट थे। अब ना सिर्फ उस वक्त हम रीजनल रेलेवेंस हमने गेन की, लेकिन ओवर द इयर्स, और अब जो ईरान अमेरिका की जंग है, इसमें हम ग्लोबल रेलेवेंस गेन कर चुके हैं कि ना सिर्फ हम अपने लिए पीस लविंग थे, हम दूसरों के लिए भी पीस लविंग मुल्क है। सही सही। जनरल क्यूम साहब, मार्का हक, फिर पाकिस्तान की सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट, और अब ईरान और अमेरिका वाले तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का मीडिएशन का रोल, आपका इसके ऊपर तजिया? देखिए मलिक साहब, दिस इज़ ए ग्रेट ऑनर फॉर पाकिस्तान। पहला तो ये आपने कहा मार्के हक की बात की, उसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान सेपरेट हुए और पाकिस्तान की तख्लीक हुई, तो इंडिया को पहला सेटबैक 1962 में चाइनीज़ के हाथों हुआ। ये एक बहुत बड़ी शिकस्त थी और बहुत एक उनको हजीमत उठानी पड़ी। फिर 1965 वार में
इंडिया का प्लान था पाकिस्तान को 2 टुकड़े करें, लाहौर से एक पिंसर, एक सियालकोट से, और जीटी रोड को सेवर कर दें और पाकिस्तान टूट जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने अपना खून दे के पाकिस्तान की हिफाजत की और आगे नहीं आने दिया। अभी 1971 वार में हमारा ईस्टर्न विंग बहुत दूर था और उसमें लिमिटेड आर्मी थी। इन्होंने उस मौके की तलाश में इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए वन साइडेड एक अफेयर था ये ईस्ट पाक। लेकिन अभी जो मौक़े हक के अंदर इनको जो सज़ा मिली है, जो इनको सरप्राइज़ हुई है, जो इनकी फील्ड इंटेलिजेंस और इनके अंदर जो रौनक थी और फिरौनियत थी और ये जो एरोगेंस थी कि हम पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर पे कब्ज़ा करेंगे, सेवर करेंगे, इनका ये कराकोरम हाईवे, सी पैक को तोड़ेंगे, इस प्लान को अल्लाह ताला ने एक ऐसी मदद की पाकिस्तान की कि ये खाक में मिला दिया गया। तो यहाँ एक पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर एक उभर के सामने आया, चूँकि ये रियलिटी थी। ये फॉल्स प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होता रहा, टेररिस्ट हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, पॉलिटिकली ये हो जाएगा, टेररिज्म साथ शुरू किया हुआ था, तो अल्लाह ने करम किया। हमें FATF में इंडिया डंके की चोट पे कह रहा था कि हमने रखवाया हुआ है, लेकिन आज साबित हो गया कि पाकिस्तान एक पीस लविंग फ़ौज है। दूसरा मसला था डिप्लोमेसी का जो आपने हाईलाइट किया। ये जो अमेरिका की और ईरान की जंग थी, इसके अंदर एक तो जो अमेरिका की है ना डोमिनेंस इन मिलिट्री, वो एक तो एक्सपोज हुई है अपने तौर के ऊपर। ये भी रॉन्ग कैलकुलेशन थी, ये भी इनकी इंटेलिजेंस फॉल्टी थी। दे थॉट कि ये एक तरन वाला है और हम रातों रात इनको ख़त्म करेंगे, 2 रातें चलेंगे ये। उसके अंदर जो पाकिस्तान को रोल मिला है डिप्लोमेसी का, ये अगेन यूनिक है। मलिक साहब, मैं सोचता हूँ कि यूनाइटेड नेशन में कोई 195 ममालिक हैं रफली, लेकिन खुदा के करम से ये वाहिद पाकिस्तान का मुल्क है जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है 2 बड़े आर्क राइवल आपस के अंदर, ईरान, और वो आपस में हाथ में लाने को तैयार नहीं थे। ये अल्लाह का ये करम है कि पाकिस्तान की वजह से ये एक टेबल पे बैठ के हाईएस्ट लेवल के ऊपर इन्होंने बातचीत की है, उस पर प्रोग्रेस हो रही है, सीज फायर हुआ है, आगे बातें चल रही हैं। उन्होंने जो जहाज़ शिप इनके लिए थे वो वापस किए हैं, क्रू को वापस किया है, और दोनों तरफ एक है एफर्ट के जंगों से मसाइल हल नहीं होते, हमें सीज फायर करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इन्होंने अपने मुल्कों में ऐसी हाइप क्रिएट की हुई है जिसको ठंडा करने के लिए ये ज़रूरी है कि इन्होंने अपने अपने मुल्क में ये कहना है कि हम जीत गए हैं। एक्चुअली जीत ईरान की हुई है। वो कहा जाता है ना कि एक स्ट्रांग टीम और एक वीक टीम में लड़ाई हो, एक टीम अगर हारी नहीं तो जीत गई है, और स्ट्रांग टीम अगर जीती नहीं तो हार गई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की लीडरशिप, पॉलिटिको मिलिट्री, और आपने पता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का एक अपना रोल है, शहबाज शरीफ साहब का है, साकडार, इन्होंने एक अपनी पजीराई, ये एक उनके लिए एजाज़ तो ज़रूर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये एजाज़ पाकिस्तान के लिए है। और इंशाअल्लाह ये जो डिप्लोमेटिक कैपिटल हमने हासिल किया है और एक्सपैंड करेंगे और पाकिस्तान की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये बेस्ट मौका है। और इसके साथ साथ ये जो इजराइल का, जौहर साहब से भी इस पे बात कर लें सर। दो चीज़ें हैं जो मार्का हक के बाद हुई। एक तो हम बहुत अरसे से कतर से भी बात की, सऊदी से भी बात की, खालिद चिश्ती साहब शायद ज़्यादा इससे वाकिफ़ होंगे मेरे से, लेकिन हम कोशिश करते थे इनको कायल करने की कि JF-17 बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। आज वो हमारे साथ दोनों कहते थे एक अमेरिकन इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे, एक कहता था वेस्टर्न इक्विपमेंट की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही दोहा वाला कतर वाला वाक़या हुआ तो सऊदीज़ ने रियलाइज़ किया कि ये अमेरिकन हमारे साथ भी यही करेंगे, दोहा पे जब इसराइल ने अटैक किया। लेकिन ये टर्न अराउंड मार्का हक की बुनियाद के ऊपर हुआ था। उसके बाद आपकी राय चाहूँगा, क्योंकि अब ये एक टर्निंग पॉइंट है, इससे आगे बढ़ना है आपने। जी बिल्कुल, ये सही है। उसके बाद से कितने और भी बहुत से मुल्कों ने JF-17 खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि बहुत तो एक प्रोजेक्ट है ना, लेकिन हमारा तो स्ट्रेटेजिक जो वो डिफेंस पैक्ट है सऊदीज़ के साथ, उसके ऊपर आप बिल्ड करें, साथ टर्की को शामिल करें, चाइनीज़ को इंगेज करें। अब वो SMDA जो है खुद इन इटसेल्फ देखिए इतना अहम है कि सऊदी अरब जैसा मुल्क जो है, जो कि दुनिया में असले का, जदीद तरीन असले का सबसे बड़ा ख़रीदार है, और वो मुल्क पाकिस्तान पे इतना एतमाद करता है कि पाकिस्तान के साथ
एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस। किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पे आपके जहाज भी खड़े हैं J-70, बिल्कुल, आपकी फौज भी एयरफोर्स भी है। बिल्कुल, अब देखिए, और फिर अब ये सारे बाकी मुल्क भी इस वक्त, और अभी जब ये अगर इंशाल्लाह ये कोई ईरान का और अमेरिका का मामला आपस में हल हो जाता है, जो कि मेरे ख्याल अब होना चाहिए, क्योंकि वरना दुनिया बहुत मुश्किल में है, तो उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान का रोल जो है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो मैं समझता हूँ और भी इन्हांस होगा। और देखिए आज की दुनिया में इट्स नॉट, जो सऊदी डील है मुझे लगता है वो भी एक्सपेंड होगी, उसमें हो सकता है टर्की का भी कुछ कोऑपरेशन बढ़ जाए, चाइनीज की तावन हमारे साथ बढ़ जाए। तुर्किया के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, एक तो खैर वो ज़ाहिर है मिसाली हैं, और मैं तो खैर खुद तुर्किया में रहा हूँ वहाँ पे, तो मुझे उनका एहसास है। फिर देखिए तुर्किया इस वक्त जो है ना, इसमें जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है ना ड्रोन्स में वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, नया जहाज वो बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के साथ उनका कोलैबोरेशन भी है। बिल्कुल, मैं बल्कि जब पिछले लास्ट तुर्किया गया था उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन में था उस वक्त, तो इत्तेफाक से वहाँ पे जो हेड हैं जो पूरी टर्किश डिफेंस प्रोडक्शन की, आप समझ लें, जो अमेरिका से PhD की हुई है, तो उनसे मेरी बड़ी तफसीली इस पर बातचीत हुई। वो बहुत से एरियाज़ में इस वक्त काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा काम वहाँ पे हो रहा है, और मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा मौके हैं आपस में जो है ना इस वक्त एक सिनर्जी क्रिएट करने के। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, ये सारे इस्लामी मुल्क जो है, इनका रोल आगे बढ़ सकता है और आपस में कोलैबोरेशन भी बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए अभी ये सारा खिता जो है, ये तो मैं कहता रहा हूँ कि अभी जो भी इसका होता है, अमेरिका जो बेसिक डिफेंस आर्किटेक्चर है वहाँ पे वो बिल्कुल बदल नहीं जाएगा। अमेरिका पे उनकी वो जो है ना एक जो कोलैबोरेशन है वो चलेगी, लेकिन साथ ही साथ वो मल्टी लेयर्ड करना चाहेंगे उसको, तो उसमें फिर ये जो सारे मुल्क हैं, नई ऑप्शंस खुल जाएंगी इस इलाके के लिए। एक ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लें, वापसी पे और डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पुलवामा और पहलगाम दोनों फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे और दोनों का मकसद यही था कि इनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। पहले वाक़े के अंदर अभिनंदन पाकिस्तान में पकड़ा गया और दूसरे वाक़े के अंदर वो 8 जहाज़ गवा बैठे और दोनों में उनको बाद में फेस सेविंग भी नहीं मिली। आज मोहसिन नकवी साहब ने एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक छोटी सी बात बताई है, लेकिन वो ज़ाहिर ये करती है कि वो जो पुलवामा में उन्होंने किया, जो पहलगाम में किया, उसका एक दोबारा से एक्शन रिप्ले करके वो नए सिरे से, जिसको कहते हैं ना सिंदूर ऑपरेशन अभी जारी है, कोई नया इवेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। सुनिए मोहसिन साहब ने क्या कहा। हमें ये पता है कि वो कश्मीर साइड पे उन्होंने फिर कोई ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, जो हमने पहले से पकड़ लिया और काफ़ी हद तक उनको इन्फॉर्म भी किया। अवाम को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको जंग जिताने में मदद की है, वो एक नॉर्मल इंटेलिजेंस एजेंसीज दूर दूर तक नहीं कर सकती। चिश्ती साहब, ये इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि वो दोबारा कुछ कश्मीर में ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर हमने पकड़ लिया और उनको बताया भी कि यार ये आप काम करने वाले हैं। तो ये मेरे ख्याल में जो बार बार वहाँ से कुछ हो रहा है, इसके ऊपर हमें कोई तरीकाकार अपनाना पड़ेगा, नहीं तो वो रोज़ ड्रामा ये करते रहेंगे। चिश्ती साहब। जी मलिक साहब, 30 अप्रैल 2025 पिछले साल भी उनके 4 जो राफेल जहाज थे वो कश्मीर की तरफ से आए थे, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने से तकरीबन 1 हफ्ता पहले, और वो यही हमारे डिफेंस नेटवर्क और सिस्टम्स को चेक करना चाह रहे थे और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल, दैट मींस रेडार्स की लोकेशन और मुख्तलिफ सेंसर्स को रीड करना चाह रहे थे। लेकिन हमने उसी वक्त उन पर पाक फ़िज़ाई ने साइबर कमांड हमला किया था। उनकी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क और आपस में जो अवेयरनेस थी, सिचुएशनल अवेयरनेस, उसको डिग्रेड किया था। इतना एलिमेंट ऑफ पैनिक बचा था कि उनकी कम्युनिकेशन लॉस हुई, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, उनकी डिसोरिएंटेशन इस हद तक हो गई थी कि उनको एक दूसरे की पोजीशन जानना मुश्किल हो गया। तो उसमें से रात के टाइम पे ये मिशन किया गया था, तो 2 जहाज़ों ने इमरजेंसी लैंडिंग श्रीनगर पर की थी और 2 जाकर अंबाला एयरबेस, जो उनका मेन बेस जहाँ से टेक ऑफ किया था, वहाँ जाकर लैंड कर गए थे। तो इसकी रोशनी में ये कह सकता हूँ कि हमने तो उनको बड़े इशारे दिए, पहले भी किए थे, उस वक्त भी दिए थे 1 हफ्ता पहले भी, कि आप ना करें। और वो साइबर कमांड एक बुनियादी तौर पर एक ट्रायल था जो हमने भी टेस्ट किया और उन्होंने भी दी, लेकिन वो शायद रीड करना फिर भूल गए कि ऑल आउट वॉर में क्या इंटेंसिटी होगी, और उसके बाद दुनिया ने देखा वो तारीख का हिस्सा है। तो आई थिंक शरारत और एलिमेंट है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया सोच सकता है हमला करने का, तो मैं हमेशा कहता हूँ सोचने में तो कोई पाबंदी नहीं है। तो कहते हैं हमला कर सकता है, मैंने कहा करने में भी कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि आप हिट बैक या एब्जॉर्ब कर सकते हैं जब पंच बैक होगा, असल तो वो मैटर करता है। अमेरिका का भी हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका ने जब हमला किया तो उसको ये भी रियलाइज करना चाहिए था कि रिस्पांस में आप जब दुश्मन के आपके डिसीजन मेकिंग लूप में शामिल हो जाता है तो आप यूनिलैटरली जंग शुरू कर सकते हैं, यूनिलैटरली बंद नहीं कर सकते।
आपका फिर दुश्मन आपको डिक्टेट करता है, डिपेंड करता है वो हावी आप पर हावी हुआ है कि नहीं हुआ। पाकिस्तान में यही हुआ कि हमने जो मैसेज दिया फिर उसके बाद उनके हाथ से बाल निकल गई, और इंशाल्लाह वक्त आएगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जरा सा ज्यादा गुस्से में हुए तो वो कंफर्म करेंगे किसी दिन के किस मुल्क ने अप्रोच किया था उनको, और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को अप्रोच करने वाला इंडिया था और पाकिस्तान नहीं था। तो आई थिंक हम तो बहुत मैसेजिंग करते रहे हैं, मिलिटरीली भी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, डिप्लोमेटिक तो एम्बेसडर साहब और जनरल साहब बैठे हैं, तो ये हमारी तारीख गवाह है कि हमने ऑफेंस बाय डिजाइन कभी नहीं किया था, लेकिन हम इसको कंपल्शन या ऑब्लिगेटरी समझते हैं रिस्पॉन्ड बैक करना। और ऐसे आने वाले वाकयात में अगर इस तरह का रिपीट हुआ तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला, जो आज एयर मार्शल तारिक गाजी ने भी कहा है कि बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। ऑब्वियसली मैं एक्सेस देख चुका हूँ, रिसेंटली मैंने देख कर आया था, और बहुत सारे जो ऐसे हैं जो आपको प्राइड भी होता है, और सबसे ज्यादा प्राइड ये होता है मलिक साहब कि वो तमाम के तमाम हमारे इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर और पाकिस्तानी हार्डवेयर पर डिपेंडेंसी है। हम किसी स्टेज पर ये नहीं करते कि हमारा कोई स्पेयर पार्ट्स नहीं देगा, या इंडिया ने जैसे कहा राफेल के कोड नहीं दिए हमें, इस वजह से परफॉर्मेंस सीख नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिजिनाइजेशन हो रही है, सेल्फ रिलायंस हो रही है, और जैसे आपने शुरू में कहा कि हम कौम के बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनको भी अर्निंग करके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जनरल क्यूम साहब, ईरान वाले मामले पे भी एक दो सवाल अगर कर लें की तरफ से, आज रात या कल किसी वक्त फॉर्मल रिस्पांस आना चाहिए। हो सकता है राक्ची साहब ने जो डार साहब से कॉल किया उसमें कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की भी हों, आपकी तवक्कुआत क्या है? या मैं ये समझता हूँ कि चूंकि दोनों ममालिक को जंग तो सूट नहीं करती, और ना ही जंग ये बहुत प्रोलॉन्ग हो सकती है, चूंकि इसमें स्टेट ऑफ हार्मूज अगर इन्वॉल्व है तो ये सप्लाई लेन्स को काटने की बात है। तो दे विल कम टू टर्म्स, बिकॉज द मोमेंट आपने देखा कि अमेरिका ने और इजराइल ने सीज फायर कबूल कर ली, तो इसका मतलब यह है कि जंग से मसला हल नहीं हो सकता। जंग से अगर मसला हल ये होता जैसे वेनेजुएला में उन्होंने अपने तौर पे कर लिया, अगर वो इस तरह तरन वाला होता तो वो फिर उस वक़्त कर लेते। तो मैं होपफुल हूँ कि अल्टीमेटली थिंग्स विल सेटल डाउन, चूँकि देखिए ईरान तो पहले ही एग्री कि हम अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट को कैप करते हैं, जो पहले ओबामा के साथ इनका एक मुआहदा हुआ था, और इन्होंने कहा था आपके ऊपर सैंक्शंस को हम सॉफ्ट करेंगे। अभी भी आई एम श्योर कि वो उस सूरत में तो कुछ टाइम फ्रेम पहले, वो 15 साल का उन्होंने कहा था कि आप करेंगे। अभी ये कहेंगे कि जो एनरिचमेंट हमारा राइट है एनपीटी के सिग्नेटरीज होने के साथ, तो वो तो हमें मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में फाइनली दे विल कम डाउन टू टर्म्स, बट इसमें ये जंग का जो खतरात हैं वो अल्लाह के करम से और अभी दोबारा नहीं होंगे, बिकॉज जंग करके इन्होंने देख लिया है, और तारीख गवाह है कि जंगों से मसले हल नहीं होते। मसले आपके डायलॉग, आपके टेबल के ऊपर बैठ के ही हल हो सकते हैं। जॉर्ज सलीम साहब, आपकी तवक्कुआत? जी मैं समझता हूँ अगर ये मुआहदे की इंशाल्लाह बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए ना बात चल रही है वो जो 14 पॉइंट का इस वक्त एक ड्राफ्ट है जो इस वक्त ईरानियंस के पास है, और देखिए 2-3 अच्छे सिग्नल्स हैं। एक तो अब्बास अरागची साहब ने जो अभी टेलीफोन कॉल की, उसमें एक उन्होंने बात विच इज़ लाइक म्यूजिक टू माई ईयर्स, उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। अब देखें यही सबसे अहम है इस वक्त। फिर एक जो प्रेसिडेंट पेजेश्कियान है उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर के साथ इस वक्त जो है मुज्तबा खमेनाई के साथ, वो बहुत अहम है। वो तवील एक नशिस्त जो खबरें आ रही हैं कि हुई, तो मैं समझता हूँ उससे साफ जाहिर है कि बिल्कुल बात उन मराहिल पे है। और ये बहुत अच्छा उस ड्राफ्ट में है क्या, अभी तक जो लीक्स थोड़े बहुत हुए हैं, क्योंकि जाहिर है कि अभी तक सारे बहुत टाइट लिप्ड हैं, और होना भी चाहिए। डिप्लोमेसी इसी तरह होनी चाहिए, डिप्लोमेसी शुड नॉट बी कंडक्टेड थ्रू मीडिया। तो उसमें बात वही आ रही है कि जी शुरू में एक फ्रेमवर्क MOU साइन हो जाएगा, फिर 30 दिन होंगे उसके बाद, जिसमें पार्टीज जो हैं, दोनों फरीक जो हैं, वो फिर उसमें एक तफसील से वो जो सारे इश्यूज़ हैं उस पर वो कोई ना कोई मुआहदे की तरफ जाएंगे। अभी बड़ी दिलचस्प बात है कि देखें, जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी उस वक्त मैंने ये कहा था कि इस्लामाबाद टॉक्स में भी मैंने कहा था मेरे नज़दीक जो यहाँ से रास्ता निकलता है वो यही है कि ये कोई फ्रेमवर्क अंडरस्टैंडिंग करें यहाँ पे, क्योंकि कुछ ऐसे मसाइल हैं जो एकदम इतनी जल्दी हल नहीं हो सकते। न्यूक्लियर इशू पे बहुत ज़्यादा उनके दरमियान डिफरेंसेस भी हैं, और फिर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल इशूज़ भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन देखें, कुछ अगर असूल मुतय्यन हो जाए कि जी अपना हुर्मस पे क्या होगा, और मेरे ख्याल है उस पर अगर माने भी दोनों तो ग्रेजुअल होगा, ये नहीं कि एक दिन में ही बस सब कुछ जो है उधर से भी ब्लॉकेट एक दिन में हट गया, उधर से भी हट गया, वो ग्रेजुअल जो है होगा। दूसरी तरफ जो अगर न्यूक्लियर पे बात होगी, सस्पेंशन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन की जो है ना वो एक किस्म की रेड लाइन है, और अब तो बात ये भी हो रही है कि शायद 10 साल बल्कि 12 साल तक की बात हो रही है।
अगर उनको सस्पेंशन मिल जाती है, यानी कि ज़ीरो एनरिचमेंट, यानी कि वो अफसूदा नहीं करेंगे यूरेनियम को ईरानियंस, तो वो उसको अमेरिकन अपनी फतह के तौर पे लेकिन उसके बदले में फिर ईरान मांगेगा ना कि मेरे पे सैंक्शंस भी हटाओ और मेरे एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं वो भी छोड़ो। तो उनको मिलेगा फिर, उसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना, कि ऐसे तो नहीं जाहिर है कि वो मान जाएंगे। उसके बदले में ये बिल्कुल उनको मिलेगा और वो उनका हक भी है। फिर वो सैंक्शंस लिफ्ट भी होंगी, वो भी एक ग्रेजुअल फिर एक प्रोसेस होगा। इंटरनेशनल सैंक्शन 79 से ईरान के ऊपर लगेंगे, 79 से बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जी अगर ये हो जाता है ना, न सिर्फ ये ईरान के लिए, अमेरिका के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगी उसमें, बल्कि बाकी सबके लिए भी, इस खिते के लिए। क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि ईरान विदाउट सैंक्शंस और पाकिस्तान और ईरान में किस किस्म का इक्तिसादी तावन हो सकता है? दोनों की मल्टी बिलियन डॉलर्स की ट्रेड्स यहीं पे हो सकती है, बॉर्डर के ऊपर ही आपस में हम सारे ट्रेड कर सकते हैं। एनर्जी में देखें, ईरान दुनिया के उन मुल्कों में, पहले 3 मुल्कों में जिसमें सबसे ज्यादा तेल नहीं, सिर्फ गैस भी है उतनी उनके पास। तो अब वो हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का मंसूबा, वो जो इस वक्त साउथ पारस गैस फील्ड है, वो वही फील्ड है जहां से कतर दुनिया में सबसे ज्यादा बिल्कुल गैस दुनिया का सबसे बड़ा सेम फील्ड है, सेम गैस फील्ड है, वो शेयर करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों साइड्स को, और देखिए मैं पहले भी ये बात की थी कि ये मसाइल में एक जो है ना, उसका पहलू ये भी होता है कि जी वहाँ पे इस वक्त ठीक है, क्योंकि IRGC ने इतना ज़्यादा ये जंग सारी उन्होंने लड़ी है और उनका फिर इन्फ्लुएंस उसी हिसाब से बढ़ता है। जो आज मुश्तबा साहब की मीटिंग है पजेश्कियान से, तो उसमें एक पहलू ये भी है कि अमेरिका की तरफ से बार बार आता था कि कमांड किसके पास है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो मुश्तबा की मीटिंग से वो डायरेक्शन सेट हो जाएगी। बिल्कुल, वो बहुत अहम है। बिकॉज देखिए पेजेश्कियान वैसे भी वो मॉडरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे प्रैग्मेटिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे पहले भी हुआ है, देखिए अली खamenei साहब की ज़िंदगी में भी एक मौका था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे इस पर नेगोशिएट करने के लिए, जब अमेरिका ने एक लेटर लिख दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने अल्टीमेटम का, लेकिन पेजेश्कियान ने मनवा लिया था। तो वो उस वक्त भी उनके नुक्ता नज़र में थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था। और होता है, देखिए ये जो वो उनका सिस्टम कोई बिल्कुल ऑटोक्रेसी तो नहीं है ना, उसमें तो होगा, लेकिन अगर प्रैग्मेटिस्ट प्रिवेल करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ईरान की फतह होगी। और ईरान को जो डील अभी मिल सकता है वो डील जो है ना, क्योंकि देखिए उन्होंने रिटेलिएशन तो अपनी प्रूव कर दी है, तेहरान को भी और वाशिंगटन को भी जो डील अभी मिल सकती है वो 1 महीने के बाद नहीं मिलेगी, और इसके बाद बेस्ट टाइम। और अगर ये मिस किया दोनों ने, तो फिर जो मिसकैलकुलेशन का रास्ता है ना, वो कोई अच्छा रास्ता नहीं, दोनों के लिए कॉस्टली होगा। उसमें दोनों के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है और बहुत नुकसान भी है। जौहर सलीम साहब और जनरल अब्दुल क्यूम साहब, एयर कमोडोर साहब का शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।